नमस्ते बच्चों। आज हम कार्यपालिका से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि किस प्रकार कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि क्या कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कार्यपालिका के क्या कार्य है और किस प्रकार कार्यपालिका कार्य करती है और उसके प्रमुख प्रकार क्या क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। और हमने व्यवस्थापिका को भी पढ़ा है। व्यवस्थापिका के टॉपिक में हमने व्यवस्थापिका के पतन के कारण पढ़े हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे बच्चों, वह है व्यवस्थापिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण, जो कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में व्यवस्थापिका के पतन के कारण। तो व्यवस्थापिकाओं का पतन हुआ है ना, उसका मतलब क्या है? व्यवस्थापिका के पतन या ह्रास का तात्पर्य ये है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में एकदम से व्यवस्थापिका के महत्व में कमी आना। लेकिन यहाँ पर उसको हमने उस संदर्भ में नहीं पढ़ा कि व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम हो रही है, नहीं, लेकिन उसको हम उस संदर्भ में पढ़ते हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कार्यपालिका की शक्तियों के सामने कम है या उसका महत्व कम हो रहा है। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण या कार्यपालिका क्यों शक्तिशाली हो रही है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कार्यपालिका जो है वो किस प्रकार उसके कार्य हैं, जिसमें हमने पढ़ा प्रशासनिक कार्य करना, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य, नियुक्ति संबंधित कार्य, विदेशी संबंधों का संचालन करना, ये विभिन्न प्रकार के कार्य, सैनिक कार्य कार्यपालिका की शक्तियों में आता है। तो वर्तमान संदर्भ समय में जो टाइम चल रहा है वो अधिकांश विश्व के देशों में यह है कि कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी देखी गई है। कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, चाहे कोई भी देश है, क्योंकि वर्तमान समय में वर्तमान लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्यों की जो प्रवृत्ति देखी गई है वह है सरकार के कार्यों में बढ़ोतरी होना। उस सरकार के कार्यों में वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि की है और कार्यपालिका निरंतर अपनी शक्तियों में शक्तिशाली होती जा रही है। वहाँ हमने कार्यपालिका के प्रकार भी पढ़े, जिसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दो तरह की कार्यपालिका हमने पढ़ी है। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, व्यवस्थापिका पर हावी होती है अपने बहुमत। उसमें हमने देखा कि कार्यपालिका जो है विधि निर्माण संबंधित कार्यों में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। हालांकि यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका की एक समिति मात्र होती है और वो उस कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका कार्यकाल की दृष्टि से व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और अपना कार्य वो स्वतंत्र रूप से करती है। लेकिन यहाँ पर भी कार्यपालिका जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों में बहुत ही उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर अब हम एक उस बात पर चर्चा करें कि कार्यपालिका की शक्तियाँ दोनों तरह की कार्यपालिकाओं में, चाहे वो संसदात्मक है चाहे वो अध्यक्षात्मक, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कहने के लिए कार्यपालिका एक समिति मात्र होती है व्यवस्थापिका की या संसद की, लेकिन वास्तव में हम देखें तो यहाँ पर कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका का एक प्रकार से नेतृत्व करती है। प्रशासन संबंधित, विधायी संबंधित प्रत्येक कार्य के लिए कार्यपालिका जो है वह जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार दोनों शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों में वृद्धि हो रही है। तो उसके विभिन्न कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि सरकार के कार्यों में या राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी होना। तो सरकार और राज्य के कार्य क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार होता गया। और कार्यपालिका क्योंकि वर्तमान संदर्भ के जो अधिकांश, जैसे हमने व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन पढ़ा है, तो उसकी शक्तियों में पतन के जो कारण हैं वही कारण यहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि या बढ़ोतरी के बनते हैं। तो यहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का कारण है सरकार और राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होना। दूसरा कार्य है
दूसरा कार्य यह है कि वर्तमान में सरकारी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण लोक कल्याणकारी राज्य के लोक कल्याणकारी जो कार्यों की जो प्रवृत्ति एक प्रकार से बढ़ गई है सरकार के कार्यों की, तो उस लोक कल्याणकारी कार्यों ने कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि और बढ़ोतरी की है। तीसरा कारण है दलीय व्यवस्था। दिल्ली व्यवस्था ने भी कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि की है। विशेषकर हम देखें बच्चों संसदीय शासन प्रणाली में, जहाँ पर बहुदलीय जो बहुमत की जो प्रथा है कि जो जिस दल का इस व्यवस्थापिका में बहुमत होगा उसकी सरकार बनती है, तो बहुमत के बल पर जो है सरकार, क्योंकि एक दल की सरकार बनती तो बहुमत के बल पर सरकार जो है वो व्यवस्थापिका पर छा जाती है और कार्यपालिका जो है अपनी शक्तियों में कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर वृद्धि देखी गई है, क्योंकि दलीय प्रणाली के आधार पर सरकारें बनती है और इस आधार पर कार्यपालिका जो है अपने क्षेत्र शक्ति में जो है वो आगे बढ़ जाती है या उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी देखी गई है। फिर हम देखते हैं कि कार्यों में जटिलता होना। सरकार कार्यों की जो जटिलता है वर्तमान संदर्भ में, तो व्यवस्थापिका की साधारण योग्यता वाले जो चुनाव जीत कर आते हैं वो उन कार्यों को सब नहीं कर पाते हैं, तो कार्यपालिका जो है उन कार्यों को ज़्यादा कुशलता से कर पाती है। और इस प्रकार हम देखें क्योंकि व्यवस्थापिका जो है सत्र में पूरा टाइम नहीं रहती है, लेकिन कार्यपालिका कार्यों के लिए हर समय सक्रिय रहती है, तो इसलिए भी उन कार्यों की जटिलता को कार्यपालिका व्यवस्थापिका की तुलना में भली भांति समझ पाती है, तो इसलिए भी कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई कार्यों की जटिलता के कारण। फिर एक और कारण भी है प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रदत्त व्यवस्थापन ने कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की है। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब बच्चों ये होता है कि विधि निर्माण संबंधी कार्य वैसे व्यवस्थापिका का होता है और व्यवस्थापिका उस कानून की मोटी रूपरेखा निर्धारित करने का काम, उसका ढांचा सिद्धांत बनाने का काम कार्यपालिका को सौंप देती है। तो यह प्रदत्त व्यवस्थापन ने विधायी क्षेत्रों में भी कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन ने कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की है और उसकी तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हुआ है। फिर हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो नेतृत्व है उसने भी कार्यपालिका की शक्तियों में, अक्सर हम देखते हैं कि कार्यपालिका जो है अधिकांश देशों में एकल होती है और उसका जो नेतृत्व है, क्योंकि अगर एक मजबूत और कुशल नेतृत्व है कार्यपालिका के पास तो वो कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी करेगा, चाहे वो अधिक्षात्मक शासन व्यवस्था है चाहे वो संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो नेतृत्व है या जो नेता है, जो लीडरशिप है, वह भी कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि उसकी तुलना में व्यवस्थापिका में वो नेतृत्व नहीं होता है, तो इसलिए कार्यपालिका कुशलतापूर्वक काम करती है, मतलब उसका जो शक्तियाँ हैं वो उसमें वृद्धि देखी गई। फिर एक और महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीय आपातकाल या संकट। राष्ट्रीय आपात या संकट, देश में जो भी आंतरिक चाहे आपात है चाहे वो बाहरी स्थितियाँ हैं, उसमें कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी देखी गई। फॉर एग्जाम्पल अगर भारत पाकिस्तान में कुछ हलचल है या भारत चीन के बीच या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी देश के साथ कुछ किस प्रकार का समझौता करना है या युद्ध वगैरह की स्थिति है, या आंतरिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार के गृह युद्ध की आपात की स्थिति है, संकट की स्थिति है, तो उस स्थिति में कार्यपालिका उस स्थिति को व्यवस्थापिका की तुलना में, क्योंकि कार्यपालिका के पास एक नेतृत्व होता है, तो उसकी तुलना में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की तुलना में उन परिस्थितियों का सामना बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सकती है, शीघ्रता से कर सकती है, तो इसलिए भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि और बढ़ोतरी देखी गई है व्यवस्थापिका के कंपैरिजन में। अब हम एक और पॉइंट पर आते हैं कि वित्तीय जो एकाधिकार है कार्यपालिका का, या वित्तीय क्षेत्र में भी कार्यपालिका की शक्तियों में जो है वो एक प्रकार से हम देखें कि कार्यपालिका शक्तियों में वृद्धि का कारण एक यह भी है कि वित्त पर वैसे तो संसद का अधिकार होता है, लेकिन हम देखते हैं कि संसदात्मक देशों में या संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका जो है वह बजट बनाती है, लेकिन साथ साथ बजट पर उसका राष्ट्रीय आय व्यय पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है।
तो इस आधार पर भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि देखी गई कि कार्यपालिका जैसा चाहे वैसा जिस रूप में बजट रखा जाता है व्यवस्थापिका में, उसी रूप में वह बजट पारित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका जो वित्तीय क्षेत्र में जो कार्यपालिका का वर्चस्व है वो भी इसकी शक्तियों में वृद्धि का एक कारण है। हालांकि अमेरिका की थोड़ी स्थिति अलग है कि वहाँ पर वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण है, क्योंकि वो वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है या फिर वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए भी। अब हम एक और बिंदु पे आते हैं बच्चों की कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के जो कारण है वो नौकरशाही पर भी कार्यपालिका का वर्चस्व है। जो देश का जो प्रशासनिक ढांचा होता है, जो नौकरशाही होती है, जो चूँकि सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम करती है, जो कि कार्यपालिका के अंडर में होती है, तो इसलिए भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि देखी गई है। तो ब्रिटेन में तो यह भी कहा जाता है कि वहाँ मंत्रिमंडल की अधिनायकवाद की बात कही जाती है कि मंत्रिमंडल जो है वो तानाशाह हो रही है, क्योंकि उसकी शक्तियों में इतनी वृद्धि हो रही है कि वहाँ पर उस तरह की बात कही जाती है। तो वही चीज़ अगर हम भारत में भी देखें तो हमारे यहाँ पर भी कार्यपालिका की शक्तियों में जो वृद्धि देखी गई है, या जो कार्यपालिका की शक्तियों में जो विस्तार हो रहा है, उसके ये विभिन्न कारण हैं जो कि हमने पढ़े हैं। अक्सर कई देशों में जो दलीय प्रणाली जो होती है, उसमें दलीय प्रणाली का अनुशासन है, कठोरता है, द्विदलीय प्रणाली भी है, तो उसने भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की है। जैसे ब्रिटेन में तो कार्यपालिका की शक्तियाँ विभिन्न कारणों से, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यपालिका किसी भी कार्यों को बिना किसी, क्योंकि व्यवस्थापिका में कार्यों में समय लगता है, उसमें विलम्ब भी होता है कार्यों में, लेकिन कार्यपालिका जो है वह हर समय सक्रिय रहती है, इसलिए वो उन कार्यों को व्यवस्थापिका की तुलना में बहुत ही शीघ्रता से और बिना किसी विलंब के कार्य करती है। तो विभिन्न ऐसे कारण हैं जो कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण बनते हैं, और इस आधार पर कार्यपालिका की तानाशाही की या निरंकुशता की बात कही जाती है, चाहे वो अधिक्षात्मक है, चाहे वो संस्थात्मक शासन प्रणाली है। तो क्योंकि कार्यपालिका जो है वो शासन संबंधित कार्य जो करती है, उसमें उसका जो एक प्रकार से कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह कार्यपालिका शक्तियों का जो नेतृत्व करता है। तो इस आधार पर कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वह एक प्रकार से उसकी शक्तियों में वृद्धि देखी गई है। तो अक्सर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बच्चों आता है, पहला जैसा मैंने बताया था व्यवस्थापिकाओं के पतन का, व्यवस्थापिका के पतन या ह्रास की क्या कारण है, दूसरा कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण है। तो इस प्रकार का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। तो हमने सरकार के 2 अंग पढ़े, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में। फिर सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो हम न्यायपालिका के बारे में बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका क्या कार्य क्या है, उसका संगठन क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य होता है। अक्सर एग्जाम में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि उसकी स्वतंत्रता क्या है, उसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं या कंडीशंस हैं। तो इस प्रकार के न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार न्यायपालिका भी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार न्याय का कार्य करता है, और कानूनों की जो व्याख्या का काम है, संविधान की रक्षा का काम जो है वो एक देश की न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका की जो स्थिति है वो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है, और उस आधार पर हम उसके विभिन्न न्यायपालिका का संगठन, उसका ढांचा, उसके कार्य और साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पर ये आप अपने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अच्छे से हमने पढ़ा इसको, और इसके विभिन्न तरह के जो क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के, 4 नंबर, इसके जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप अपना उसको हमें सिलेबस को पूरी तरह से कवर करना है बच्चों।